काजल स्कूल के रास्ते में था। मैं पूरे स्कूल में टॉप करती हूँ, फिर भी ये लोग मुझे मेरे रंग को लेकर ही चिढ़ाते हैं। खैर कोई बात नहीं, जाने दो, मैं लोगों को माफ कर देती हूँ। तुम टीचर से कंप्लेन क्यों नहीं करती? तुम टीचर को बताओगी तो वो तुम्हारी मदद करेगी। नहीं, टीचर प्रीति और उसके दोस्तों को डांटेगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। प्रीति अच्छी लड़की है, बस उसे मेरे काले रंग से तकलीफ है। काजल को बुरा तो बहुत लगता था, पर वो फिर भी सब कुछ हंसी हंसी में टाल देती थी। वो कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देती थी और चुपचाप अपने टेबल पर बैठकर पढ़ती रहती थी। वो पढ़ने में बहुत तेज थी और बचपन से ही स्कूल में टॉप करती आ रही थी। सोनिया, तुमने वो पोस्टर देखा? हमारे स्कूल में डांस और ड्राइंग कंपटीशन होने वाला है। मैं तो दोनों में भाग लूंगी। हाँ, मैं भी। मैंने तो डांस कंपटीशन के ऑडिशन के लिए फॉर्म भर दिया है। चलो, तुम भी भर दो। सोनिया और प्रीति डांस कंपटीशन का फॉर्म भरने के लिए जाती है। वहीं पर उन्हें काजल मिल जाती है। वो भी कंपटीशन का फॉर्म भर रही होती है। काजल, तुम क्या कर रही हो? तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो। डांस और पेंटिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे काजल, अगर डांस करने स्टेज पर चढ़ेगी तो नीचे बैठे लोगों को तो उसका चेहरा भी नहीं दिखेगा। काजल उन लोगों को कुछ नहीं कहती। वो अपना फॉर्म जमा करके चली जाती है। प्रीति भी अपना फॉर्म जमा कर देती है। जिन लोगों को भी ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लेना है, वो सभी अपने ड्राइंग लेकर मुझे आज शाम तक जमा कर देंगे। मैं उनमें से विजेता चुनूंगी और डांस कंपटीशन के लिए सभी लोग कल तैयार होकर आएंगे। अगले दिन रास्ते में सभी लोग तैयार होकर स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। प्रीति, मुझे लगता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे सोनिया, चलो ना, बहुत मजा आएगा। उस कल मुही काजल की हिम्मत कैसे हुई डांस कंपटीशन में भाग लेने की? सभी लोग जानते हैं कि मैं सबसे अच्छा डांस करती हूँ। अब मैं उससे सबक सिखाऊंगी। प्रीति और सोनिया स्कूल के रास्ते में एक दीवार के पीछे छुपकर खड़ी हो जाती है। काजल अपने डांस कंपटीशन की ड्रेस पहनकर आ रही होती है। प्रीति सोनिया को इशारा करती है। जैसे ही काजल वहाँ पर आती है तो सोनिया अपना पैर फंसाकर काजल को गिरा देती है। फिर प्रीति और सोनिया काजल को देखकर हंसने लगती है। काजल के सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। काजल, तुम्हें दिखते भी नहीं है क्या? किस दुनिया में चलती हो तुम? जैसे तुम काली हो, वैसे ही तुम्हारे आंखों के सामने भी अंधेरा छाया रहता है क्या? अरे रे रे, आओ काजल, उठो उठो। अब तुम क्या करोगी? तुम्हारे तो सारे कपड़े खराब हो गए। अब तुम कैसे डांस करोगी? काजल उठती है और फिर रोते हुए अपने घर की ओर भाग जाती है। प्रीति और सोनिया ये देखकर हंसने लगती है और फिर स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल में जाते ही उन्हें एक अलग सा माहौल महसूस होता है। पूरे स्कूल की दीवारों पर रंग बिरंगे बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स लगी होती है। वाह सोनिया,
कितनी खूबसूरत पेंटिंग है ये, वो भी कितनी सारी। तुम्हें क्या लगता है ये सब किसने बनाई होगी? जिसने भी बनाई है, मैं तो उसकी फैन हो गई। चलो हम चलकर क्लास में देखते हैं। प्रीति और सोनिया क्लास में पहुंचते हैं। क्लास की भी दीवारों पर बहुत खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई होती है। सारे बच्चे पेंटिंग्स को देख रहे होते हैं, तभी टीचर क्लास में आती है। सभी लोग बैठ जाओ, मैं तुम लोगों को कुछ खास बताना चाहती हूँ। कल मैंने ड्राइंग कंपटीशन के लिए तुम लोगों से पेंटिंग मांगी थी। जिन्होंने भी जमा की, लगभग सभी ने 1 या 2 पेंटिंग जमा की थी, पर एक बच्चा ऐसा था जिसने पूरी 100 पेंटिंग जमा की। मैंने उन्हीं पेंटिंग्स को इन दीवारों पर लगाया है और इस पेंटिंग कंपटीशन का विजेता भी वही है। मैम, वो कौन है? क्या नाम है उसका? काजल। काजल, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आओ और अपना प्राइज ले लो। अरे ये क्या, वो काजल स्कूल ही नहीं आई? क्या कोई जानता है कि उसे क्या हुआ है? वो आज स्कूल क्यों नहीं आई? प्रीति और सोनिया को टीचर के मुंह से काजल का नाम सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगता है। उन्हें विश्वास नहीं होता है कि काजल इतनी खूबसूरत पेंटिंग बना सकती है। वो टीचर को ये बता भी नहीं सकती थी कि काजल तो स्कूल आ रही थी, पर उनकी वजह से नहीं आ पाई। हमसे गलती हो गई है। अब अगर काजल ने टीचर को हमारे बारे में बता दिया तब तो हम फंस जाएंगे। मैं तो पहले ही कह रही थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मेरी बात ही नहीं सुनती हो। गिराया तो उसे तुमने ही था, पर अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। काजल जब स्कूल आएगी तो मैं उसे माफी मांग लूंगी। हाँ, हम खाली उसके रंग को लेकर उसे परेशान करते रहते थे, पर उसके हाथों में तो जादू है। अब इस बात को 1-2 दिन बीत गए थे। काजल स्कूल नहीं जा रही थी। सारे बच्चे काजल की पेंटिंग देखकर उसे रोज याद करते थे। टीचर भी रोज पूछती थी कि काजल क्यों नहीं आ रही, पर किसी के पास इसका जवाब नहीं था। प्रीति और सोनिया उसे माफी मांगने का इंतजार कर रही थी। इसी तरह 1 सप्ताह बीत जाता है और काजल फिर भी स्कूल नहीं आती। प्रीति और सोनिया परेशान हो जाती है। काजल स्कूल क्यों नहीं आ रही है? मैं अपने दिल पर इतना बड़ा बोझ लेकर नहीं जी पा रही हूँ। हाँ, मैं भी। मुझे भी काजल से माफी मांगनी है। क्या तुम जानती हो कि काजल कहाँ रहती है? ठीक से तो नहीं जानती, पर वो जिस मोहल्ले में रहती है वो मैं जानती हूँ। सोनिया और प्रीति काजल को खोजते खोजते उसके मोहल्ले में पहुंच जाती है। लोगों से पूछकर उन्हें काजल का घर मिल जाता है, पर काजल के घर पर एक बड़ा सा ताला लगा होता है। लगता है काजल यहाँ नहीं है। चलो हम बगल वाले अंकल से पूछते हैं। दोनों बगल की दुकान वाले से काजल के घर वालों के बारे में पूछते हैं। अंकल, इस घर में काजल का परिवार रहता था, वो कहाँ चला गया? बेटा, वो लोग तो 8 दिन पहले ही अपना सारा सामान लेकर शिफ्ट हो गए। शायद इस शहर से बहुत दूर चले गए हैं। सोनिया और प्रीति को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो दोनों काजल से कभी माफी नहीं मांग पाती। वहीं रोज स्कूल में काजल की पेंटिंग देखकर सभी बच्चे काजल को याद करते हैं। टीचर भी सभी को काजल का उदाहरण देती है। एक दिन टीचर क्लास में एक लेटर लेकर आती है। बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एक खास इंसान का लेटर सुनाना चाहती हूँ। ये मुझे कल मिला है। तुम लोग इतने दिनों से जिसकी पेंटिंग आसपास देख रहे हो, वो तुम लोगों को कुछ आखिरी बातें कहना चाहती है। मेरे सभी दोस्तों को मेरा हेलो। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सब लोग अच्छे होगे। टीचर से मुझे पता चला कि तुम सभी को मेरी पेंटिंग बहुत पसंद आई। मुझे इस बात की खुशी है। मेरे पापा आर्मी में हैं, इस वजह से मुझे अचानक से शहर बदलना पड़ा। आखिरी बार किसी से मिल नहीं पाई, पर तुम लोग हमेशा मेरे लिए बहुत खास रहोगे। हाँ, हम लोगों के बीच कुछ नोक-झोंक हो जाती थी, पर मैंने उन सब के लिए तुम लोगों को माफ कर दिया है। और अगर कभी तुम लोगों को मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे भी माफ कर देना। यही उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग हमेशा खुश रहो और खूब सफलता हासिल करो। तुम्हारी दोस्त काजल। लेटर सुनकर प्रीति और सोनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लोग मन में ये सोच लेती है कि आगे से कभी भी किसी को उनके रूप के लिए जज नहीं करेंगी। राजू अपने माता पिता के साथ पहाड़ों की घाटी में बसे एक गांव में रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे।
उसके पिता किशोर लाल की नुक्कड़ पर ही एक चाय की दुकान थी। माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, परंतु 15 साल के राजू का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी न था। वो 10वीं में पढ़ता था। स्कूल जाता तो रोज उसकी शिकायत आती थी। कभी किसी का हाथ तोड़ देता तो कभी सिर फोड़ देता। एक दिन, अरे तूने तो नाक में दम कर दिया है, रोज तेरी शिकायत आ जाती है। इससे अच्छा कल से तू दुकान पर ही बैठकर चाय बनाने के काम में मेरी मदद किया कर। पिताजी, मैं क्या करूं? जा, ये चाय के बर्तन धो कर ले आ। वो पूरे दिन दुकान पर ही रहा। कभी ग्राहकों को चाय देता तो कभी भागकर बर्तन धोने लगता। राजू चुपचाप चाय के बर्तन धो रहा था। तभी उसके स्कूल की छुट्टी हो गई और सारे बच्चे झुंड बनाकर उसी सड़क से निकल रहे थे। सब उसका मजाक बनाने लगे। अरे वो देखो, चाय के बर्तन धो रहा है। पढ़ाई लिखाई तो करना नहीं है, ये इसी लायक है। राजू को बहुत गुस्सा आया। उसने चाय का पैन उठाया और उसके सिर पर दे मारा। उसी समय उधर से एक बुढ़िया जा रही थी। पैन उसके सिर से टकराया और वो गिर पड़ी। दादी माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा था। बेटा, तुमने किसी को तो मारा होगा ना। वो पैन जिसको भी लगता उसका यही हाल होता। राजू ने जल्दी से बुढ़िया को सहारा देकर उठाया। उसकी कमर बिल्कुल झुकी हुई थी। उसने बुढ़िया को अपनी दुकान के पास सहारा देकर बिठा दिया। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी और चाय लेकर आता हूँ। थोड़ी ही देर में वो चाय लेकर आया। उसने उस बुढ़िया को चाय पिला दी। तुमने मुझे मारा भी और मुझे चाय भी पिलाई। तुम एक नेक दिल बच्चे हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये लो, ये जादुई केतली है। इसमें जितनी भी चाय बनाना चाहो बन जाएगी। ये कहकर बुढ़िया वहां से गायब हो गई। वो अपने हाथों में केतली पकड़े उधर ही देखता रह गया। तभी, अरे चाय का पैन धुल गया हो तो जल्दी लेकर आ जा और चाय चढ़ा दे। देखता नहीं है, शाम का टाइम है, सब लोग भीड़ लगाए हैं। राजू ने जल्दी से उसी केतली में पानी डालकर चढ़ा दिया। जब उसमें अदरक और चाय की पत्ती डालने के लिए उसका ढक्कन खोला तो देखा चाय तो पहले से ही बनकर तैयार थी। बिना कुछ बोले उसने चाय के गिलासों में चाय निकाल दी। जिसने जिसने भी चाय पी सब लोग वाह वाह कर उठे। भाई किशोरी, मानना पड़ेगा, तुम्हारे बेटे के हाथों की चाय में बहुत स्वाद है। मुझे एक गिलास चाय और दे दो। उस दिन सबने 2-2 गिलास चाय पी। किशोरी लाल बहुत खुश हुआ, पर जब उसने देखा कि सबके चाय पी लेने पर भी पूरी केतली अभी भी भरी हुई थी तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। इतनी चाय क्यों बनाई? अब सारा दूध, पत्ती और चीनी बेकार हो गया ना। बाबा, मैंने तो कुछ भी नहीं डाला। किशोरी लाल ने देखा कि सारा सामान जस का तस पड़ा हुआ था। ये सब कैसे हुआ? तब राजू ने उन्हें सारी बातें बताई। अच्छा, इस बारे में और किसी से कुछ नहीं कहना। चलो चाय घर ले चलो। जब वो दोनों घर आए तो, अरे ये केतली घर क्यों लेकर आ गए? देखो, तुम्हारे लाडले ने क्या मस्त चाय बनाई है। आज लोगों ने 2-2 गिलास चाय पी है। जरा मुझे भी पिला अपनी चाय राजू। राजू ने माँ को चाय दे दी। चाय का घूंट भरते ही, ऐसी चाय तो मैंने कभी पी ही नहीं, क्या स्वाद है। किशोरी लाल ने बची हुई चाय घर के पीछे बनी क्यारियों में डाल दी। सुबह जब वो लोग सोकर उठे तो, अरे जल्दी उठो, देखो हमारी क्यारियों में कितने सुंदर सेब के पेड़ लगे हैं और उन पर लाल लाल सेब भी लगे हैं। किशोरी लाल तो समझ गया कि ये सब उसी जादुई केतली का चमत्कार है। एक काम करो, हम सेब तोड़कर तुम्हें दे देते हैं। तुम ये सेब लेकर बाजार में बेच दो। हम चाय की दुकान पर जाते हैं। राजू की माँ ने टोकरी सिर पर रखी और बाजार चली गई। उसके सेब खत्म ही नहीं हो रहे थे। जितना भी बेचती सेब की टोकरी भर जाती। आखिर में थक कर वो घर आई। तब तक राजू और किशोरी लाल भी आ गए थे। सबने दिन भर की अपनी अपनी कहानी सुनाई। ये तो बड़ा चमत्कार हो गया। चलो हमारी गरीबी कट जाएगी।
उनका सेब का पेड़ हमेशा लाल लाल सेबों से लदा रहने लगा। राजू की माँ दिन भर सेब बेचती, राजू और किशोरी लाल चाय की दुकान चलाते। कुछ ही दिनों में उनके पास काफी पैसा हो गया। सोचता हूँ अब एक पक्की दुकान खरीद लूं, वहीं चाय भी बनेगी और तू सेब भी वहीं बैठकर बेच देगा। हाँ बाबा, ये ठीक रहेगा। हमारे सेब इतने रसीले हैं कि जो भी एक बार खा लेता है उसको स्वाद भूलता नहीं है। उन्होंने कुछ ही दिनों में पक्की दुकान खरीद ली। उनकी खूब आमदनी होने लगी। जो चाय बच जाती उसे सेब के पेड़ में डाल देते। अब उनका रहन सहन बिल्कुल बदल गया, घर भी पक्का हो गया। बाबा, हम एक मोटरसाइकिल भी खरीद लेते हैं। हाँ बेटा, तूने तो मेरी दिल की बात छीन ली। जिस दिन वो मोटरसाइकिल लेकर आए, उस दिन पूरे गांव वाले उनकी मोटरसाइकिल देखने आ गए। सबके मुंह पर एक ही बात थी, अरे किशोरी लाल, किस्मत हो तो तुम्हारे जैसे। बेटा जवान हो गया। जिस दिन से दुकान पर बैठा तुम्हारा तो भाग्य ही खुल गया। सब आप लोगों का आशीर्वाद है भाई जी। बेटा आप लोगों के बच्चों की तरह पढ़ लिख तो ना सका, पर दुकान संभाल ली। राजू झटपट मिठाई लेकर आया। उसने सबको बांट दिया। उनकी बहुत तरक्की होती देखकर मुन्ना ईर्ष्या से जल उठा। बार बार मोटरसाइकिल के चारों तरफ घूमने लगा। कितने की है रे राजू तेरी मोटरसाइकिल? 25,000। कहते हैं जब अचानक पैसा आ जाता है तो आदमी का दिमाग चढ़ जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मुन्ना, हमारे पास मेहनत का पैसा है, अचानक नहीं आ गया। इसके बाद राजू अपनी दुकान पर बैठे बैठे ही पढ़ाई भी करता। उसका गुस्सा भी बहुत कम हो गया था। एक दिन जब वो दुकान पर बैठा था तब बहुत भीड़ थी। मुन्ना आया और मुझे तो लगता है ये लोग अपनी चाय में कुछ नशे की चीज मिलाते हैं। लोगों को इसीलिए चाय पीने की आदत पड़ गई है। एक दो लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। धीरे धीरे बात फैल गई। कई दिनों तक वो दुकान पर आकर ऐसे ही बातें बोलते। धीरे धीरे उनकी दुकान पर लोगों का आना कम होने लगा। एक दिन ऐसा भी आया कि उनकी दुकान पर चाय पीने कोई नहीं आया। तुम्हारे दोस्त झूठी अफवाह फैला रहे हैं, हमारी दुकान बंद ही करवा देंगे। बाबा, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। राजू एक दिन दुकान पर बैठा था। उस दिन बहुत ठंड थी। तभी वही बुढ़िया कांपते हुए आई। आओ दादी, बड़े दिनों बाद आई हो, पहले चलकर चाय पी लो, कुछ गर्मी आ जाएगी। राजू ने जैसे ही उसको चाय पिलाई, उसकी झुकी हुई कमर बिल्कुल सीधी हो गई। अरे, इस चाय में जरूर तुम कुछ मिलाते हो। देखो सब लोग, मैं तो ठीक हो गई। सालों से मेरी कमर झुकी हुई थी। किशोरी लाल की दुकान पर भीड़ लग गई। सबने सोचा ये तो पागल हो गई। उस बुढ़िया को देखने के लिए जितने भी लोग खड़े थे, ठंड की वजह से सबने चाय मांग कर पी। तभी अरे मेरे कान में दर्द था, मैं तो वैद्य जी के पास दवा लेने जा रहा था, लेकिन चाय पीते ही ठीक हो गया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। उस घटना के बाद किशोरी लाल की दुकान फिर से चल पड़ी। राजू भागते हुए बुढ़िया के पास गया। दादी, तुम कौन हो? सच सच बताओ। तेरा काम हो गया ना? जा, आम खा। पेड़ गिनने की जरूरत नहीं है। गिनना है तो अपने पेड़ों के सेब गिन। इतना कहकर बुढ़िया फिर गायब हो गई। उसके बाद राजू ने 10वीं की परीक्षा दी। वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। उसने आगे की पढ़ाई भी पूरी कर ली। उनके पास अब धन दौलत की कमी न थी। उसने बड़े होकर सेब का बगीचा खरीद लिया और सेब का व्यापार कर लिया। जहाँ हाथ डालता वहाँ सोना बरसने लगता। इसलिए कहते हैं, दान दुखियों की सेवा में ही भगवान बसते हैं।